गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स में हमारा जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले बच्चों, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने काफ़ी लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो बेसिक अप्रोच है वो तो वही है, लेकिन कई इसमें डिफरेंस भी हैं। सबसे पहले तो जो बच्चों मॉलिक्यूल होता है उसमें और एटम में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि एटम में तो एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, लेकिन इन केस ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है हमारे रिवॉल्व करेंगे अराउंड दोज न्यूक्लियाई। और ये एक बाउंड स्टेट स्ट्रक्चर होता है हमारा, चाहे वो ग्राउंड स्टेट हो चाहे वो एक्साइटेड स्टेट हो। मॉलिक्यूल एक बाउंड स्टेट स्ट्रक्चर है, यानी वो जल्दी से डिसोसिएट नहीं होता। नॉर्मल उसमें अगर हम ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूल भी डिसोसिएट हो जाता है एटम्स में। एंड ये स्टूडेंट, जब इसके जो इलेक्ट्रॉन जो इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं उनका जब एक एनर्जी स्टेट से और वो दूसरी एनर्जी स्टेट में जाते हैं, यानी कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या इमिट करते हैं, उससे फिर जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है या एब्जॉर्ब होती है उससे हम इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो एटम की स्पेक्ट्रोस्कोपी से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके मतलब कई डिफरेंस हैं इनमें। बेसिकली देखें तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है एटम में भी मॉलिक्यूल में भी, लेकिन मॉलिक्यूल्स के केस में जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। और इस कारण से जो कॉम्प्लिकेसी इसमें आती है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, पहले बच्चों ये आती है कि इन केस ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और इन केस ऑफ एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड और वी कैन से द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि दोनों चीज़ें अलग हैं, कंजर्व्ड और क्वांटाइजेशन अलग अलग है। इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी और मॉलिक्यूल, जो उनका एनर्जी स्टेट्स है वो प्यारे बच्चों एंगुलर मोमेंटम की टर्म में हम नहीं बता सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स। और उसका अगर बेसिक रीजन देखें तो क्या होता है प्यारे बच्चों? बेसिक रीजन ये होता है कि इन केस ऑफ एटम जो फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो सेंट्रल फोर्स होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जब उसमें रिवॉल्व करेगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को जोड़ने वाली जो लाइन है उसके साथ वो फोर्स लगता है, विच इज़ नोन एज सेंट्रल फोर्स। एंड दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल फोर्स की वो एंगुलर मोमेंटम उसका कंजर्व रहेगा और हम कह सकते हैं उसकी मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूल वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए कई सेंटर्स होते हैं। जैसे आप डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में 2 सेंटर होंगे जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स होगा दैट विल नॉट डायरेक्ट ऑलवेज टू ए पॉइंट, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स। एंड इफ दैट इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स सो एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। आप इतना इजीली उसकी एनर्जी स्टेट्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ एंगुलर मोमेंटम। परंतु इसमें एक बात जरूर होती है बच्चों, जो एक्सिस होता है, जो लाइन होती है जो 2 न्यूक्लियाई को जोड़ती है या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाइज को आपस में जो लाइन जोड़ती है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल की, तो मैं 2 की ही बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसकी जो न्यूक्लियाई को जो लाइन जोड़ती है आपस में, उस एक्सिस के अबाउट हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का वो जो कंपोनेंट है अलॉन्ग द न्यूक्लियर एक्सिस दैट इज क्वांटाइज्ड एज वेल एज कंजर्व्ड। लेकिन उस एक एक्सिस के कंजर्व होने से हमारी प्रॉब्लम आसान नहीं होती है। इसके साथ साथ बच्चों इसमें एक और जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती है वो क्या आती है कि इन केस ऑफ एटम्स आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियर मोशन है उसको हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का जो मास होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन वो बहुत ज़्यादा होता है। और हम भले ही एटम का कोई भी
मोशन का स्टेट हो, चाहे वो कितनी भी वेलोसिटी से चल रहा हो, हम जब स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं तो हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, यानी मैं उल्टा बोल गया, न्यूक्लियस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट, यानी आप न्यूक्लियर मोशन को सिरे से उसमें खारिज कर सकते हैं। और अगर आप उसको कंसीडर करना चाहते हैं कि भाई हम तो न्यूक्लियर मोशन को भी उसमें शामिल करना चाहते हैं, न्यूक्लियर मास को भी शामिल करना चाहते हैं, तो फिर हम एक कंसेप्ट वहाँ पे लाते हैं बच्चों रिड्यूस्ड मास का, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का रिड्यूस मास का फॉर्मूला यूज करके हम मैनिपुलेशन या कैलकुलेशंस करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, वहाँ रिड्यूस्ड मास का आप यूज करें या न्यूक्लियस का मास यूज करें, उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इन केस ऑफ मॉलिक्यूल आप न्यूक्लियर मोशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ एक न्यूक्लियस नहीं है, वहाँ न्यूक्लियाई हैं। जैसे बच्चों हम बात करें डायटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो इन केस ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल हम क्या देखेंगे कि एक तो जो न्यूक्लियाई हैं वो अपने एक्सिस के साथ वाइब्रेट करेगी लाइक दिस, जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ न्यूक्लियाई विल वाइब्रेट। और प्यारे बच्चों, नॉट ओनली वाइब्रेशन, देयर इज आल्सो रोटेशन, यानी न्यूक्लियाई घूमेंगे भी अबाउट देयर कॉमन सेंटर, जो उनका कॉमन सेंटर उसके बाद वो रोटेट भी करेंगे, और उनकी जो एनर्जी लेवल्स होंगे रोटेशनल मोशन का, वाइब्रेशनल मोशन का, वो बच्चों क्वांटाइज्ड होगा। तो जिस कारण से हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल के केस में आपको इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल भी कंसीडर करना है, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल भी कंसीडर करना है, और न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स में फिर दो तरह के एनर्जी लेवल्स होंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, अब तीन एनर्जी लेवल्स या तीन कैटेगरी ऑफ एनर्जी वहाँ पर है, लेकिन वहाँ एक थोड़ी सी हम ये मान सकते हैं टू फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, यानी यहाँ पे थोड़ा राहत है हमारे लिए। टू फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आप ये मान सकते हैं कि जब आप इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो कंसीडर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इज सो फास्ट कि आप ये मान सकते हैं कि न्यूक्लियाई ना तो वाइब्रेट किया है ना रोटेट किया है, क्योंकि वाइब्रेशन और रोटेशन होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होने में बहुत कम टाइम लगता है। तो फॉर एनी स्पेसिफिक ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, वी कैन अप्रोक्सीमेट दैट द न्यूक्लियर मोशन सीजीज, ऐसा हम मान सकते हैं, एंड देन वी कैन ईजिली calculate the energy levels of electron in a molecule. और प्यारे बच्चों, जब जहाँ तक ट्रांसलेशनल मोशन की बात है, चाहे वो इसका एटम का हो चाहे मॉलिक्यूल का हो, इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन आप उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या मॉलिक्यूल की एनर्जी, एटम की एनर्जी को क्वांटाइज्ड नहीं मानेंगे। यानी इसको थोड़ा समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन जब एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जाता है तो उसका एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है, चाहे वो एटम है चाहे वो मॉलिक्यूल है। लेकिन जब पूरा का पूरा एटम मूव करता है या पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जब मूव करता है, तो उस केस में हम उसकी एनर्जी को क्वांटाइज्ड नहीं मानते। कारण क्या है बच्चों? देखिए, क्वांटाइजेशन जब होता है जब किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रेंट उसके ऊपर लगता है, यानी उसके मूवमेंट के ऊपर, उसके मोशन के ऊपर कोई कंडीशन लगती है, तभी उसके एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड होते हैं। एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी जो है उसकी क्वांटाइज्ड होती है। जैसे पहले बच्चों हमने पढ़ा था पार्टिकल इन ए बॉक्स, तो पार्टिकल इन ए बॉक्स में हम क्या देखते हैं कि जो उसके पार्टिकल की जो एनर्जी थी, वो एनर्जी के जो लेवल्स थे उनमें स्पेसिंग बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर तुम पार्टिकल उसका बॉक्स का साइज़ कम करते हैं। अगर उसका साइज़ बढ़ाते जाएंगे तो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो कम होता जाता है। और अगर आप उसके फॉर्मूले में इन्फानाइट रख देते हैं एट द विड्थ ऑफ बॉक्स, अगर पार्टिकल जिस बॉक्स में है उसकी विड्थ इन्फानाइट हो जाए
इन दैट केस उसकी जो एनर्जी है उनके बीच में जो गैप है वो जीरो हो जाता है, यानी देयर इज नो एनर्जी गैप और देयर इज नो एनी काइंड ऑफ क्वांटाइजेशन, उनकी एनर्जी जो हो कंटिन्यू हो जाती है। तो सेम बात यही है कि जब एक एटम या मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन में होता है तो उसके मोशन के ऊपर किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं होता और उस कारण से वहाँ पर क्वांटाइजेशन नहीं होता। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसके बाउंडेशन होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ लगातार अट्रैक्ट करता है, तो वो बाउंडेशन होता है। तो प्यारे बच्चों सीधी सी बात है कि उसमें एनर्जी जो है क्वांटाइज होगी। इन ए सेम वे जो न्यूक्लियर मोशन की अगर हम बात करें मॉलिक्यूल में, चाहे वो रोटेशनल मोशन है चाहे वाइब्रेशनल मोशन है, दोनों में ही कंस्टेंट है, दोनों में ही बाउंडेशंस है। इसी कारण से प्यारे बच्चों उनकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी ये खत्म नहीं हुआ है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन, इसका एक लेक्चर और है, उसके बाद हम फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो प्यारे बच्चों।